हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अलाइंस। दोस्तों, एक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक थ्योरी का चैप्टर को हमने जो कंटिन्यू किया, जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो है मेरा सेबी से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हमने सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, फंक्शन ऑफ सेबी, है ना। उसी को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आज सेबी का उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे और जितना थ्योरी कवर कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, सेबी का उद्देश्य क्या है, तो हमने पिछले क्लास में, जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ये इन्फोर्समेंट मतलब अपने कार्य प्रणाली को कब शुरुआत किया, है ना, कब से शुरू हुआ, उससे रिलेटेड पढ़े थे। उसके बाद सेबी का क्या काम है, मेन फंक्शन जो हमें पढ़ना था वो पढ़ा था। अब उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए, सेबी के निम्नलिखित ये उद्देश्य है। पहला, विनियमकर्ताओं के हितों का संरक्षण करना। विनियमकर्ता मतलब इन्वेस्टर का, जो भी मार्केट में इन्वेस्ट पैसा करेगा, शेयर बाजार में पैसा लगाएगा, तो उसके हित का संरक्षण करना होना चाहिए ना, तभी तो लोग आएंगे। लोगों को पता है कि भाई सेबी के गाइडलाइन फॉलो करते ही कंपनी क्या करती है, अपने शेयरों पे करती है, सारा का सारा सेबी के अंदर होता है। तो सेबी के होने की वजह से लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, लोगों का विश्वास है। जिस तरह से आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका मॉनिटर कौन कर रहा होता है? आरबीआई, है ना। आरबीआई के कंट्रोल में है सारे के सारे बैंक, जितने भी नेशनलाइज बैंक है। तो बैंकों पर कंट्रोल किसका? आरबीआई का है। तो उसमें जो आपका बचत अकाउंट जो खुला हुआ, सेविंग अकाउंट जो खुला हुआ है बैंकों में, उसमें आप निसंदेह पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, पैसा पैसा निकालते हैं जब जरूरत पड़ती है, तो ट्रांजैक्शन मतलब करते रहते हैं। ठीक इसी तरह से सेबी के आ जाने से लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है, विश्वास है। और इसका देखिए, पहला ही उद्देश्य क्या है? इन्वेस्टर के हितों का संरक्षण प्रदान करना। दूसरा क्या है? प्रतिभूति बाजार के नियमन करना। मतलब कि ये शेयर बाजार को नियम प्रोवाइड कराता है, नियम लागू करवाता है, नियम बनाता है, कंपनी से फॉलो करवाता है। तो बहुत विस्तार में इसका क्या है, फंक्शन है, वो हम पढ़ेंगे। पावर भी पढ़ेंगे इसका, इसका क्या क्या है ना, पढ़ेंगे। बाजार की व्यवसाय का विनियमन करता है, मतलब कि बाजार के बिजनेस जो किस तरह साइड कैसे कैसे क्या काम कर रहा है, उस पर भी पूरा नजर बनाए रखता है। व्यवहार के व्यवहारों को समाप्त करना है, मतलब अनुसूचित, सूचित का मतलब कि कोई उचित व्यापार नहीं हो रहा हो, मतलब कि इलीगल ट्रांजेक्शन हो रहे हो, है ना, फर्जी ट्रांजेक्शन, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन को ये क्या करता है, बचाता है फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन से। विनिमयकर्ताओं को शिक्षित करता है, मतलब कि इन्वेस्टर को एजुकेशन देता है, एजुकेटेड करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है ना, एजुकेट करके। तो ये सेबी के क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अब आइए आगे, कहता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, इसका जो धारा है, धारा सेक्शन जो है, वो 11 के अनुसार निवेशकों के हित संरक्षण एवं प्रतिभूति बाजार का विकास एवं नियमन जैसे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो भी उचित समझे वे सभी उपाय कर सकती है। अतः सेबी का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मतलब इतना ही नहीं कि सेबी सिर्फ ट्रेडिंग को ये करता है, नहीं, सारी चीजों पे मॉनिटर करता है जो भी इससे रिलेटेड है। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं, सेबी के नियम बना सकती है, देखो, लागू कर सकती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को तो हम पिछले क्लास में ही डिस्कस किया कि प्राइमरी बाजार क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है ना। उससे रिलेटेड उसके नियमन एवं निर्देश के साथ साथ मदस्तों में वित्तीय संस्थाओं का कार्य व्यवहार का निरीक्षण तथा नियमन सेबी के कार्य क्षेत्र में आता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है अगर, है ना, तो उसकी वित्तीय संस्थाओं पे भी सेबी का क्या रहेगा, नजर रहेगा। आरबीआई और सेबी दोनों मिल करके उसके फाइनेंशियल सिस्टम को चेक कर सकती है भाई। तो ये सेबी के कार्य क्षेत्रों में आता है। आगे आ जाते हैं। हम जानते हैं कि सेबी की स्थापना एक स्वस्थ प्रतिभूति बाजार के प्रवर्तन एवं निवेशकों के हित संरक्षण जैसे लक्ष्यों की पूर्ति, बाजार में व्याप अस्वस्थ पद्धतियों का समापन, है ना,
जो चीजें इलीगल हो रहे थे उसको खत्म करने तथा पूंजी बाजार में उपयुक्त निवेश वातावरण बनाने के उद्देश्य की जाती है, जिससे सहज रूप से प्रतिभूति बाजार से उद्योगों का कोष प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये सब सारी जो चीजें हैं ये सेबी के अंतर्गत ही आते हैं। इससे लोगों का ट्रस्ट बना रहता है। जब लोगों के ट्रस्ट रहेंगे, इन्वेस्टर का ट्रस्ट जब तक नहीं बिल्ड होगा, वो पैसा इन्वेस्ट मार्केट में करेगा ही नहीं, शेयर बाजार में पूंजी लगाएगा ही नहीं। वो तभी लगाता है, उसको पता है कि भैया हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, हमारे इसके ऊपर जो निगरानी कर रहा है, निगरानी करने वाला गवर्नमेंट का बॉडी है, सेबी है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके निगरानी में सारा काम हो रहा है, तो लोगों का विश्वास है। जब लोगों का विश्वास है तो लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी कंट्री के जीडीपी की ग्रोथ में भी हमारी बहुत सारी हेल्प करेगा। है, देखिए आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर मनी का फ्लो नहीं होगा, मनी का फ्लो अगर रुक गया तो वैसी कंट्री कभी भी क्या उन्नति नहीं कर सकती है ना, है ना, उन्नति नहीं कर सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मनी का फ्लो का चैन नहीं टूटना चाहिए। ठीक, चलिए अब सेबी के फंक्शन का पावर वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। सेबी के क्या क्या पावर है भाई, है ना, इतनी मजबूत बॉडी है तो ये क्या क्या कर देखती है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये बुलेट पॉइंट के तौर पे है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूति व्यापार को नियमित रखना, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज के जो सारे काम है उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करवाना। स्टॉक बाजार के मध्यस्थ क्रियाओं का नियमन करना, मतलब कि ये बीच का काम करती है, बायर एंड सेलर के बीच का, है ना, सब देखती है कैसे किस तरह से सारा चीज चल रहा है, उस पर ध्यान देना। ठीक, तीसरा पॉइंट है क्या, डिपोजिटरी कस्टोडियन, विदेशी तो निवेशी सलाहकारों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, बाजार के सहायक क्रियाओं का मार्गदर्शन करना, है ना। अब डिपोजिटरी कस्टोडियन क्या होता है, देखिए जिसके पास पैसा जमा होता है डिपोजिट, जैसे आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं, है ना, तो किसी ना किसी डिपोजिटरी, मतलब कि सपोज दैट कोई बाहर का बंदा इंडिया में अगर ये कर रहा था, वो किसी ना किसी डिपोजिटरी के थ्रू इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है। डिपोजिटरी का यहाँ पर अहम रोल आ जाता है। तो ये सेबी जो है उस सारे डिपोजिटरी पे भी ध्यान रखती है। चौथा, वेंचर कैपिटल फंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का नियम नियंत्रण करना, उसको नियम देना, नियम प्रदान करना एवं उस पर कंट्रोल भी करना। ठीक है, वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि जो नए इन्वेस्टर जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, अपना मतलब नए हैं तो भाई उसको ज़्यादा पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जो इस मार्केट में ऑलरेडी बहुत पहले से हैं तो उसको अपना कैपिटल प्रोवाइड करा देते हैं कि आप अच्छा इस पर रिटर्न लेकर के आओ। तो वो सब सारी चीज़ें हो सकती है। स्वयं नियमित संगठन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रवर्तन एवं नियम करना। 6 पॉइंट है, प्रतिभूति बाजार में कपटपूर्ण एवं प्रवृत्तियों क्रियाओं को रोकना, मतलब कि कपटपूर्ण का मतलब जो भी इलीगल ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, जानबूझ करके करा जा रहा है ना, इस इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध करना। मान लीजिए किसी कंपनी के आप शेयर होल्ड कर रखे हैं, लेकिन आप उस कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, मान सपोज दैट, तो आपको क्या होगा, पता होगा कि कंपनी में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का, मतलब इन सारी चीजें इनसाइडर आपको पता होती है। तो आप क्या करोगे, आप या तो सेल कर दोगे आपके पास पहले से, या फिर आपको लग रहा है कि बिग न्यूज आने वाला तो आप खरीद लोगे उस शेयर। तो इससे क्या होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो होगी, तो बाहर वालों को तो भैया इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उसको क्या हो सकता है, बाहर वालों को नुकसान। इसीलिए ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है कि मतलब भैया आप ऐसा नहीं कर सकते इसको। कंपनियों के अधिग्रहण के प्रयासों को नियमित करना, रेगुलर करना। स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड वगैरह अन्य क्रियाकलापों की जांच अनुच्छेद अनुसार में करना, मतलब ऑडिट करना, इसको ऑडिट बोलते हैं, है ना। म्यूचुअल फंड हाउस का ऑडिट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, तो जैसे एनएससी बीएससी पे जो भी है लिस्टेड कंपनी, उसका भी क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक, 10 पॉइंट में देखिए क्या आता है, किसी सौदे की जांच पड़ताल संबंध किसी बैंक अधिकारी, अधिग्रहण बोर्ड, निगम आदि आवश्यक सूचनाओं का रिकॉर्ड प्राप्त करना। भाई जब उसको चाहिए तो
किसी किसी इन्वेस्टर का पता करना है तो वो बैंक के जरिए ही सारा का सारा ट्रांजेक्शन किया होगा। अगर सेबी को लगेगा कि भैया इसका बैंक ट्रांजेक्शन भी हमको देखना है तो वो किसी भी बैंक के अधिकारी से कह सकता है कि इसका बैंक डिटेल हमको दो तो देना पड़ेगा। ठीक। केंद्रीय सरकार द्वारा SCRA अंतर्गत अधिकारियों को पर आवश्यक कार्रवाई करना, मतलब कि अगर लगता है कि भैया इसने फ्रॉड किया है तो उसके अंतर्गत है ना कार्रवाई भी हो सकती है। कोई शुल्क तथा फीस इत्यादि निर्धारित रूप में वसूल करना, है ना। सेबी क्या करती है, ये फीस वगैरह क्या करती है, निर्धारित करती है और फिर उसे वसूल भी करवा सकती है। ठीक। ये चीज फॉलो करना, तो ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन का ही पार्ट है। शोध एवं अनुसंधान करना मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, इसमें जो चीज लगता है कि जो चीज परिवर्तन की करने की योग्य है उसको चेंज करता है ना सेबी। फिर नया रूल लेकर के आता है ताकि कोई इलीगल ट्रांजेक्शन या कोई इस तरह का वैधानिक प्रक्रिया न हो पाए। ठीक। 14 में कहता है कि अपने कर्तव्यों को निर्वाह किसी एजेंसी की सूचना एवं सलाह प्राप्त करना। इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त होने की आशंका होने पर किसी सूचीकृत एवं अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी आवश्यक रिकॉर्ड एवं जानकारी प्राप्त करना, मतलब कि अगर लगेगा कि किसी कंपनी में कोई इंसाइडर है बंदा जो कंपनी की सारी खबर, मतलब शेयर मार्केट के शेयर पे जो डेली बेसिस पे अपडेट होता है शेयर की वैल्यू वो फ्लैक्चुएट करता रहता है ना। थोड़ा कोई भी इंसाइडर ट्रेडिंग कोई भी इंसाइडर न्यूज अगर बाहर निकल जाती है वो अगर फेवर में है तो शेयर मार्केट प्राइस उसका ऊपर बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कम हो जाता है, यही जस्ट की नेगेटिव न्यूज है अगर सपोज दैट, तो इन सब सारी चीजों को जानकारी प्राप्त करता है सेबी। इन अधिकारियों के प्रयोग में सेबी सिविल प्रोसीजर CPC के अंतर्गत जन न्यायालय के समकक्ष में शक्तियों का होगी या न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। CPC के अंदर क्या करेगी सेबी, आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक। तो देखा जाए। ठीक। किसी स्थान से पुस्तक के रिकॉर्ड आदि खोज करना, ये सब सारा काम इसी का सेबी का। किसी व्यक्ति को स्वयं उपस्थित कराकर शपथ एवं उसका बयान लेना। कंपनी के किसी रिकॉर्ड पुस्तक लेखकों की जांच करवा देना। तथ्यों तथा पत्रों की जांच एवं कमीशन नियुक्त करना। सेबी किसी मामले की जांच पड़ताल के बाद निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार के हित में निम्न दंडाधिकारी उपाय अपना कर सकती है और उसे इस संबंध में उचित कर सकती है। ठीक। अब क्या क्या आगे आ सकता है ये देख लीजिए। पहला, किसी स्टॉक एक्सचेंज की प्रतिभूति व्यवहार का स्थगन करना। किसी विशेष व्यक्ति संस्था, ये सब सारी चीजों को क्या कर रोक सकती है। किसी स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी को विलंबित भी कर सकती है अगर वो भी मिले हों अगर उनसे। तो अनुसंधान के अंतर्गत सौदे की सेलिंग मतलब राशि को रोकना तथा जब्त करना से भी दोष पक्षकारों के विरुद्ध दंडकारी उपाय अपनाने में उन्हें इस संबंध में अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान करेगा। ठीक। कोई भी सपोज दैट दोषी ठहराया गया तो उसको भी टाइम देगा, उसको भी ये देगा कि अपना पक्ष रखो और प्रूफ करो कि आप दोषी नहीं। ठीक। ये बात तो भाई क्लियर क्लियर सीधी सीधी बात है जो अभी तक हमने देखा है। जहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। क्लियर है, बताइए हाँ या ना। क्लियर है। चलिए अब आगे इसी में इसको हम और आगे ले जाते हैं और आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है। चलिए इस प्रकार यह स्पष्ट पूंजी बाजार मतलब शेयर मार्केट, पूंजी बाजार एवं प्राथमिक एवं सहायक बाजार मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट सेबी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विदाउट सेबी वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम शेयर मार्केट। सेबी की इस मार्गदर्शन सिद्धांतों को प्राथमिक बाजार में विनिमय विस्फोट को बढ़ा देती है। प्राथमिक बाजार कई उपलब्धियों के चलते महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए हैं। विनियोगकर्ताओं को झूठे मतलब इन्वेस्टर को जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर, उसको हिंदी में करते हैं विनियोगकर्ता। झूठे एवं भ्रमणपूर्ण या कपटपूर्ण के आधार पर विनियोग करके मुक्ति दिलाई जाती है, मतलब कि कोई कह के ये लेता है पैसा कि भैया हम तुम्हारे पैसे को तो डबल करा देंगे ट्रिपल करा देंगे, है ना। अब ऐसा कुछ बात नहीं होती है।
तो इस केस में क्या हो सकता है, ऐसे इन्वेस्टरों को सेबी कई मामलों में दंड, सजा, जुर्माने पर प्रावधान कर सेबी ने प्रताप के संरक्षण की दशा को महत्वपूर्ण कदम उठाए। कुछ अगर कोई चीटिंग करता है इन्वेस्टर के साथ तो उसके अगेंस्ट में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। फिर सहायक या गौन मार्केट, गौन मार्केट ना सेकेंडरी मार्केट को बोलते हैं, में सेबी के स्कंद विपणियों का कार्यक्रम नियंत्रण किया जाता है। वहीं दूसरी ओर दलालों मतलब एजेंट जो होते हैं, उप दलालों सब एजेंट अच्छी गतिविधियों के लिए कड़े नियम एवं सुधार कार्यक्रम बनाए गए हैं। सहायक बाजार में बाजार निर्माता आंतरिक इंटरनेट व्यापार अधिकारी डीमैट विनियोगकर्ता किए जाते हैं, अपनाया गया है। इसके साथ ही साथ विदेशी संस्थाओं विनियोगों को भी कई महत्वपूर्ण सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं जो सेबी के महत्वपूर्ण उपलब्धियों में सम्मिलित हैं। सेबी के इन्हीं भूमिका से पूंजी बाजार मजबूत हुआ है और पारदर्शिता भी, ट्रांसपेरेंसी भी आई है। जी बिल्कुल, पहले क्या होता था कि अगर हमें शेयर मार्केट से शेयर बाजार से अगर हमें शेयर खरीदने हैं तो इसके लिए हमको हार्ड कॉपी एजेंट के थ्रू खरीदना पड़ता था। अभी क्या है, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि अगर अभी हम खरीदना चाहें तो हमको सिंपली डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद हम अपना रिसर्च करेंगे, जिस कंपनी का शेयर हमको अच्छा लगेगा उसको हम खरीद सकते हैं। इसमें कोई एजेंट सब एजेंट का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, सेबी ने इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण और कड़े नियम बनाए हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी आई है। इन्वेस्टर के क्या आए हैं, इन्वेस्टर के भरोसे हैं इस पे, है ना, और इन्वेस्टर का बिलीफ व ट्रस्ट बढ़ा है, तो इसलिए ये अब लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है तो और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सभी शेयर मार्केट से रिलेटेड है ना, साख श्रेणियन, साख श्रेणियन को हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग से आप क्या समझते हैं, इसका विश्लेषण के प्रकार का उल्लेख करें, या फिर साख श्रेणियन से आप क्या समझते हैं इसके कार्यों का वर्णन करें, है ना। क्रेडिट रेटिंग को समझने से पहले हम क्रेडिट स्कोर को समझेंगे। क्रेडिट स्कोर को, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, जैसे मैं नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो क्रेडिट स्कोर का मतलब ये होता है कि क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है, स्कोर का मतलब होता है अंक। अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो आप समय पे, ससमय पे उसको पैसा रिटर्न करते हैं या नहीं, इसको, इसका आकलन क्रेडिट स्कोर के जरिए पता चलता है। अगर हम किसी आदमी से लेते हैं तो इसका तो हमें कोई एजेंसी हमको रिपोर्ट नहीं करती है तो इसलिए हमको नहीं पता चलता है। अगर यही चीज अगर आप बैंक से लोन ले लेते हैं, फर्स्ट टाइम बैंक से लोन लेने के बाद अगर आप उसको समय अगर आप पेमेंट करते हैं, एक महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, तो आपका क्रेडिट स्कोर में वो आगे की तरफ बढ़ेगा और इंक्रीज करेगा, आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करेगा। ये क्रेडिट स्कोर जो है ये 300 से लेकर के 900 तक के बीच में वैरी करता है ना। अगर 700 है तो एवरेज ठीक ठाक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यही अगर आपका 800 है तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। मैक्सिमम 900 का होता है, मिनिमम 300। और जो बंदे कभी लोन नहीं लिए हैं तो उसका 600 मतलब कि जीरो होता है। जैसे ही वो कुछ खरीदे उरीदेगा तो फिर उसका क्रेडिट स्कोर शो होने लगता है और बहुत जल्दी बढ़ता है, इंक्रीज करता है। 6 महीना भी अगर आपने कोई चीज़ उधार खरीद करके उसको 100 समय पेमेंट कर दिया तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया हो जाएगा। 300 बहुत ही मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है। अगर 500 या 600 तक आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपको कोई बैंक जल्दी लोन देना नहीं चाहेगा, ठीक। यही अगर आप 700 या 800 या 800 प्लस है तो 800 प्लस है तो आपको लो रेट पे, वेरी लो रेट पे क्या मिलेगा, लो रेट पे लोन अमाउंट मिलेगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है तो। क्रेडिट स्कोर ठीक है बस तो आपको लोन अमाउंट मिलेगा लेकिन लो रेट का फायदा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको भी क्या होगा, लोन मिल जाएगा। अगर बिलो है 600 के आसपास है
650 600 के आसपास है, तो बहुत अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी आपको लोन नहीं भी मिल सकता है। ठीक, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कभी भी लोन लेते टाइम पे, कभी लोन ले रहे हैं तो हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमसे कोई भी एक भी ईएमआई बाउंस नहीं करना चाहिए। हम उसको समय पे हर महीने टाइमली पेमेंट कर दें। ठीक, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, तब आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया माना जाएगा। आइए अब क्रेडिट रेटिंग को अब पढ़ना आसान हो गया, क्रेडिट स्कोर से ही क्लियर हो गया। ये देखिए, हम में से अधिकांशतः लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत कम विकल्प है। अपनी ज़रूरतों में विशेष रूप से, जैसे हमको कार खरीदना है, घर खरीदना है, इसके लिए तो एक मुश्त बड़ी राशि की ज़रूरत पड़ेगी, तो भैया एक बार तो हमको हमारे पास बड़ी राशि तो आएगी नहीं, है ना। हम क्या जाते हैं, बैंक के पास। बैंक कहता है कि ठीक है, आपके पास आइए, क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। तो क्रेडिट स्कोर के रेटिंग के बेसिस पे ये निर्धारित किया जाएगा। ये क्रेडिट स्कोर का पता है आपका आकलन किस चीज़ से लिया जाता है? आपके पैन नंबर से। पैन नंबर डालते ही आपका क्रेडिट स्कोर का पता चल जाएगा, आप पे कितने लोन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वो सारा पता कर लेगा। ठीक, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इसी तरह से क्या करती है, क्रेडिट स्कोर का पता करती है। यह निर्धारित करता है क्या लोन व्यक्ति कंपनी लोन एग्रीमेंट के अनुसार समय पर लोन भुगतान करने में सक्षम है कि नहीं, है ना। क्रेडिट रेटिंग का लोन भुगतान का रिकॉर्ड को दर्शाता है। ठीक, क्रेडिट रेटिंग जो है, एजेंसियां जो है वो यही काम करती है। कोई बंदा अगर क्रेडिट लोन होता है, इसका जितना ज्यादा क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा वो इतना ही माना जाएगा बढ़िया है उसका पैसा समय पर वापस करने का। तो जिसका समय पर पैसा वापस करने का ज्यादा रहेगा प्रोबेबिलिटी, तो बैंक भी वैसे ही लोग को लोन देना चाहेगी कि नहीं। अब ऐसे लोग को तो नहीं दे सकती है ना लोन, जो बैंक का पैसा लेकर के बैठ जाए, उसको वापस ना करे, जिसमें पैसा डूबने की ज्यादा ज्यादा डर हो। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक बताइए जल्दी आप लोग, बोलिए। ठीक है, चलिए, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा आप लोग। ठीक, यह क्रेडिट आपके लोन आवेदन में स्वीकार करने पे कम ब्याज दर के लोन के बैंक के फैसले को प्रभावित करती है। मतलब कि आपका स्कोर जितना ज्यादा होगा, है ना, अभी मैंने बताया था कि अगर आपका स्कोर 800 प्लस में है तो आपको सस्ते दर पे, लो रेट पे भी आपको लोन मिल जाएगा। हालांकि क्रेडिट रेटिंग भारतीय वित्तीय बाजार की एक नई अवधारणा है जो धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्रेडिट रेटिंग निवेशकों को पैसा उधार देने में शामिल जोखिम को पहचानने में मदद करती है और उधारकर्ता की लोन को वापस की क्षमता को उचित आकलन करती है। इससे क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां हैं वो, है ना, ये पता करती है कि अगर आपको जो लोन दें तो कितना हम प्रोबेबिलिटी रखें, कितना रिस्क है आपको लोन से पैसा वापस लेने में। आपका रेटिंग बढ़िया है तो जाहिर सी बात है कि आपको लोन देना आसान है। अगर आपका रेटिंग खराब है तो कंपनी आपको, बैंक आपको लोन देने से हिचकिचाएगी, लोन देना नहीं चाहेगी। अब खुद भी सोच लीजिए अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जो भी आपके फ्रेंड, रिलेटिव जो भी है, अगर आप उसको पैसा देते हैं, वो पैसा टाइम टू टाइम टाइमली रिटर्न कर देते हैं, तो अगर वो नेक्स्ट टाइम पे मांगते हैं तो आप क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, इसको दे देना चाहिए, पैसे हैं दे दीजिए, फौरन दे देते हैं। वैसे दोस्त जो आपके पैसे तो लिए थे लेकिन सर टाइम पे समय रिटर्न नहीं किए, तो ऐसा लोग पैसा भी मांगेगा तो आप एक बार देने में सोचोगे कि इसको दें कि नहीं, एक बार तो पैसा डूब चुका है। बहुत कम ही चांस होता है कि ऐसे लोगों को फिर आप पैसे दें। ये बात डे टू डे लाइफ में भी आता है कि नहीं? बताइए जल्दी आप लोग, यस या नो, बताइए। सपोज दैट नॉर्मल डे टू डे लाइफ की मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, कि अगर आप किसी संबंधी मतलब रिलेटिव या दोस्त को पैसा देते हैं, उससे पैसा आपको टाइमली मिल गया वापस, तो नेक्स्ट टाइम वो मांगेगा तो आप उसको फिर से देने को तैयार रहोगे कि नहीं? और कोई ऐसा है जो टाइम पे समय आपको रिटर्न नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम मांगेगा तो आप एक बार सोचोगे कि दें कि ना दें। ऐसा होता है कि नहीं? तो सेम चीज तो बैंक भी इसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू, क्रेडिट रेटिंग के थ्रू ही तो पता करती है
कि भैया इसका क्रेडिट स्कोर कितना है। क्रेडिट स्कोर जैसे ही 800 या 800 प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि इसने कभी भी अपने लाइफ में लोन का अमाउंट को डिफॉल्ट नहीं किया है। डिफॉल्ट नहीं किया है तो बैंक उसको सस्ते दर पे, कम रेट पे भी लोन देने को तैयार है। दूसरी बात, उधर दूसरी साइड क्या है कि अगर नहीं देती है लोन, मतलब कि अगर उसका रेटिंग खराब है, तो सोचेगा कि ये भाई मेरा ही पैसा को तो डुबा सकता है ना। तो देखती है क्या कि इसका रेटिंग बहुत खराब है तो नहीं देगी, मतलब थोड़ा मोड़ा खराब है तो दे देगी, लेकिन महंगे रेट्स पे लेगी, ज्यादा रेट उसे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनी। तो ये चीजों का ध्यान देना होता है। नेक्स्ट, सामान्य शब्दों में एक क्रेडिट रेटिंग किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में एक आधारकर्ता की साख मात्रक मूल्यांकन करता है। ये बात हमने बताया कि आप जो उधार लिए हैं उसको कैसे, किस तरह से आप वापस करते हैं, उसी पे ये पूरा का पूरा चीज डिपेंड करेगा। एक क्रेडिट रेटिंग व्यक्तिगत, राज्य एवं सरकार के किसी भी इकाई के संदर्भित कर सकती है जो उसे उधार लेना चाहती है। रेटिंग एजेंसियां एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी एवं सरकारी संस्थाओं एवं वित्तीय संस्थाओं आकलन करती है, विशेष रूप से ऋण का मूलधन एवं ब्याज के भुगतान का पूरा करने में क्षमता का आकलन करती है। यही बात है कि भैया जब ईएमआई कैलकुलेट होकर के आता है ना, किसी भी, जैसे सपोज दैट लोन लीजिएगा तो लोन का ईएमआई बनेगा, तो ईएमआई जो है ना आपको हर महीने पेमेंट करना होगा। इस लोन में अमाउंट में एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं मूलधन, और इसमें फिर इंटरेस्ट जोड़ करके आपसे वापस लेती है जिसको बोलते हैं ब्याज। तो ईएमआई में जो होता है ना, ये दोनों चीज ऐड होता है। तो कंपनी जो, मतलब बैंक जो होगी आपसे जो पैसे वापस लेगी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मूलधन वापस करने के लिए थोड़ी ना कहेगी, आपको ब्याज के सहित, ब्याज के साथ आपको भुगतान करना पड़ेगा बैंक को। नेक्स्ट, रेटिंग एजेंसी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी सरकारी संस्थाओं को वित्तीय क्षमता का आकलन करती है, उसके ऋण के मूलधन ब्याजों के साथ पूरा पूरा क्षमता को भुगतान करती है। फिच रेटिंग, मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस, ये सब क्या है, ये सब कंपनी है, ये सब क्या है, हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग ये सब एजेंसी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां में जैसे रेटिंग कारोबार में लगभग 95% को नियंत्रित करती है। मूडीज वगैरह जो है ना, ये सब अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। स्टैंडर्ड है ना, ये सब। अब भारत में जो है मिनिमम तहत 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, अगर भारत का पूछेगा तो ये टोटल 6 है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। जैसे क्रिसिल है ना, ICRA है, केयर है, CARE केयर है, SMIC SMIRA है ना। ये सब जो है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। अब इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाली बात को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो क्रेडिट रेटिंग का महत्व एवं कार्य क्या है, देखिए। लोन देने वाले बैंक होंगे या फिर एनबीएफसी होंगे। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन या फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस आता है, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का मतलब ये होता है कि ये कोई बैंक नहीं है, लेकिन नॉन बैंकिंग कंपनी भी फाइनेंस कर सकती है। एक तो बैंक तो करती ही करती है, बैंक के अलावा लोग जो लोन लेते हैं वो एनबीएफसी से लेते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनी से भी ले सकते हैं, ठीक। तो नॉन बैंकिंग कंपनी में बजाज फाइनेंस आ गया, है ना, मुथूट फाइनेंस आ गया, जो गोल्ड लोन के बदले में आपको क्या करती है, गोल्ड के बदले में आपको लोन प्रोवाइड करती है, मुथूट फाइनेंस, है ना। इसी तरह से बहुत सारी कंपनी है इसमें, बजाज इसमें एनबीएफसी में। तो बैंक तो दे ही सकती है लोन, बैंक के साथ साथ ये एनबीएफसी भी दे सकती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि बैंक जो आपको लोन देगी वो लो रेट रहेगा एज कंपेयर टू
एनबीएफसी के, ठीक है। 1% 1.5% का फर्क रहेगा आपको। मान लीजिए कि अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो अगर ये 12% पे दे रहा है तो ये कम से कम आपसे 13 14 15% तक भी चार्ज कर सकता है, 13 से लेके 15% तक भी पर्सनल लोन में, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि बैंक से हमेशा एनबीएफसी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो फिर सब कहेंगे कि सर हम बैंक से क्यों ना ले लें कि एनबीएफसी से लेंगे। तो एनबीएफसी वाले जो होते हैं ना, ये लो रेट, अगर आपका क्रेडिट स्कोर भी है, लो रेट क्रेडिट स्कोर वाले को भी दे देता है बैंक, ये एनबीएफसी। लेकिन बैंक आपको लो रेट वाले को बहुत कम चांस होता है देने के, ठीक। पहला पॉइंट, बेहतर निवेश का फैसला। कोई भी बैंक या उधार लेने वाली कंपनी किसी जोखिम भरे ग्राहक को पैसा नहीं देना चाहेगी, जाहिर सी बात, ये बात हमने पहले ही बता दिया है। क्रेडिट रेटिंग, बैंक या एनबीएफसी से उधार लेने वाले व्यक्ति कंपनी को क्रेडिट योग्यता और उनसे जुड़े जोखिम के बारे में जान पाती है, इसका मूल्यांकन करके वे एक बेहतर निवेश करने का फैसला ले सकते हैं, ठीक है। लोन राशि की सुरक्षा, ज्यादा क्रेडिट रेटिंग लोन जो है सुरक्षा आश्वासन देती है, उसका समय पर ब्याज के साथ साथ वापस भुगतान किया जाएगा। लोन को आसान मंजूरी, ज्यादा क्रेडिट रेटिंग मिलने पर आपको कम बिना जोखिम वाले ग्राहक के रूप में देखा जाएगा, ठीक है ना। लोन का आसान मंजूरी होने का मतलब कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, है ना, दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कम ब्याज दर पे भी दिया जाएगा, ये बात हमने पहले ही बता दिया है कि क्रेडिट स्कोर अगर आपका 800 या 800 प्लस में है ना, गुड स्कोर माना जाता है। 750 भी है तो इसको गुड स्कोर माना जाता है, अगर 800 प्लस है तो बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। और 600 के लेवल तो मतलब लो है, और फिर उसके नीचे है तो सब बात ही मत कीजिए कि आपको कभी लोन भी मिलेगा, खासतौर से बैंकों से, ठीक। इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर हम भारत में क्रेडिट रेटिंग के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से काम करते हैं, फिर आगे के कार्य को करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है, पावर को समझा है, फंक्शन को समझा है, उद्देश्य क्या है मेन किसके, सेबी के, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किस तरह से काम करती है, कैसे क्या है, यहाँ तक अभी तक हमने जाना है। फिर आगे इसी से एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।